से आज की सरकार पर ये सवाल है कि भाई अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप वास्तव में ही दलितों के चिंतक हैं, अगर वास्तव में ही आप जो है ये जो दलित छात्रों के साथ में भेदभाव हो रहा है, तो आप उनको जो है बौद्ध धर्म पढ़ाना शुरू कर दीजिए, हिंदू धर्म को समाप्त कीजिए, हिंदू मुसलमान का मामला खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का जो आपके लिए जाति जाति है कि जाति नहीं। साथियों, ये पंक्ति आपने अक्सर सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी वर्तमान में एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, तमाम तरह के लोग सवाल कर रहे हैं कि यूजीसी आखिर है क्या, क्यों इस बिल को लेकर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और क्यों इस बिल को लेकर एक बहुत बड़े तबके में खुशी की लहर है। तमाम इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश से जानना चाहूंगी, और उन्हीं से कुछ मेरे सवाल रहेंगे यूजीसी को लेकर कि आखिर ये यूजीसी है क्या और क्यों इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस दिन से ये बिल पास हुआ है, हम देख रहे हैं कि देश में एक अलग सी लहर देखने को मिल रही है, और वो लहर है बगावत की। आखिर ऐसा क्यों है, और थोड़ा सा इस बिल के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि लोग विरोध तो कर रहे हैं, विरोध करने वालों लोगों को ये भी नहीं पता है कि इस बिल का महत्व क्या है, क्यों इसको लाया गया है। देखिए नीलम जी, ये जो कानून है पहले समझना पड़ेगा कि यूजीसी क्या है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि ये जो है जो कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज, कुछ सरकारी कॉलेजेस होते हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिनको ये मान्यता प्रदान करता है, और ये जो कॉलेजेस खुलते हैं इनको फंडिंग भी करता है। तो इस तरह से जो है ये जो यूजीसी है, ये जो कॉलेजेस होते हैं जिनको ये मान्यता प्रदान करता है, तो उनके बारे में जो है नियम कायदे कानून बनाने का ये अधिकार रखता है। तो इसी तरह से जो ये नियम बनाया गया है, इस नियम को हमें जो है समग्रता से देखना पड़ेगा। इसका एक पहलू नहीं है, इसका राजनीतिक पहलू भी है, इसका सामाजिक पहलू भी है और इसका शैक्षिक पहलू भी है। शिक्षा के संस्थानों में भेदभाव कोई नई बात नहीं है, और यह भेदभाव जो है जातीय आधार पर भारत के भीतर होता आया है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसी जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए समय समय पर कानून तो लाए गए हैं, लेकिन उन कानूनों को अमली जामा पहनाने के लिए कोई भी सरकार, कोई भी संस्था जो है आगे नहीं आई है। आज ये जो कानून बनाया गया है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वर्तमान समय में भारत में एक मनुवादी सरकार स्थापित है, और ये जो मनुवादी सरकार है, ये हिंदुत्व के आधार पर स्थापित सरकार है, और ये जो जाति है और ये जाति का जहर है, ये हिंदू व्यवस्था का ही अंश है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यह सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि बहुजन समाज का किसी भी प्रकार से जो है उत्थान हो, या फिर उनके भीतर समानता स्थापित हो, उनको समान स्थान दिया जाए। क्योंकि समय समय पर हमने देखा है, जैसे कि अभी कुमार विश्वास को देखा गया कि वो किसी कोई एमपी है जो कि दलित समाज से आता है, और उससे जो है अपने चरण धुलवा रहे हैं। फिर इस प्रकार के जो एमपीज हैं उनको उस चरण के धोने के बाद जो है, इस प्रकार के जो एमएलए एमपीज हैं वो खाली चरण धोते ही नहीं है, बल्कि उस गंदे पानी को पीने का भी काम करते हैं। तो ये समय समय पर देखा गया है, और ऐसा कभी भी किसी सवर्ण ने नहीं किया है कि किसी सवर्ण ने जो है किसी दलित के पैर धोए हों फिर उसका पानी पिया हो। हमने नौटंकी करते हुए देखा है, हमने योगी आदित्यनाथ को जो है दलितों की बस्ती में जाकर उनके पैर धोते हुए, शायद मोदी जी को भी ऐसा करते देखा है। लेकिन ये नौटंकी करी, पैर तो धोए, लेकिन क्या वो जो चरणामृत बन गया, जब पैर धोते हैं तो उसके कारण जो पानी निकलता है तो वो उसको चरणामृत कहते हैं। तो क्या उस चरणामृत को जो है इन लोगों ने चखा, क्या ये काम किया? ऐसा कभी भी देखा नहीं गया है, ना सुना गया है, और ऐसा कभी संभव भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बहुजन समाज को जो है अपनी दृष्टि को थोड़ा सा सूक्ष्म करना पड़ेगा। एकदम से जो है सरकार के इस कानून के बहकावे में आकर और ये सोच लेना कि ये सरकार जो है दलित चिंतक हो गई है, दलित हितैषी हो गई है, बड़ी भारी भूल कर बैठेंगे। अभी जिस तरह से लखनऊ में बहन जी की जो रैली हुई थी, बहन जी ने वहां पर जो है इसी मनुवादी सरकार की थोड़ी सी तारीफ कर दी थी, तो यही बहुजन समाज जो है बहन जी के कपड़े फाड़ने को आया था। अब मैं कहूं कि बहन जी ने अगर थोड़ी सी तारीफ करके और इतना बड़ा कानून आपके लिए ला दिया है, तो आपको तो खुश होना चाहिए, बहन जी का एहसानमंद होना चाहिए कि बहन जी जो है आपके लिए ऐसा कानून बनवा पाई हैं। लेकिन हमें इससे भी ऊपर उठ के देना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये अच्छी तरह जानती है कि इस देश में अगर शासन करना है तो उनका जो 3% वोट है वो काफी नहीं है।
क्योंकि उनके जो 3% प्लस में जो है और भी लगाए, जो 15% के आसपास इनका वोट है, उसमें भी सेंध लगती है। अन्य पार्टियां भी ब्राह्मणों को और वैश्य समाज को, जी। राजपूत समाज को, इनको जो है टिकट देती हैं, तो उनके साथ भी समाज चला जाता है, तो बढ़ता है वोट जो है। तो ये अच्छी तरह जानती है कि खाली उनके अपने समाज के दम पर वो अब आगे राजनीति जो है अधिक समय तक नहीं कर पाएंगे। अ, अगर उनको राजनीति जो है अधिक लंबे समय तक करनी है, तो इसके लिए उन्हें जो है दलित वोट बैंक में सेंध लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है ये जो कानून जो आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा लोक लुभावना कानून कह सकते हैं इसको, कि लोगों को लुभाने के लिए। इसके पीछे असलियत क्या है, कौन ये कानून लेकर आया है, कौन इसकी देखरेख करेगा, उस कमेटी में कौन लोग होंगे। जैसे कि अभी हम लोग जो है बिहार गए, तो बिहार में हमने देखा कि दलितों के लिए आवासीय स्कूल बने हैं, और बड़ी प्रसन्नता हुई देखकर, दलितों के लिए आवासीय स्कूल बने हैं। लेकिन जब अंदर जाकर देखा और पता किया कि भाई दलितों को पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तो दलितों को पढ़ाने का काम जो है सवर्ण समाज के टीचर्स कर रहे हैं। अब सवर्ण समाज के जो टीचर्स हैं, दलितों को क्या पढ़ाएंगे? क्या उनको समानता पढ़ाएंगे? क्या उनको जाति का विरोध करना सिखाएंगे? क्या उनको जो है जो धर्म के नाम पे अधर्म हो रहा है उसके बारे में बताएंगे? या जो अधर्म को जो है धर्म के नाम पे परोसा जा रहा है उसके बारे में बताएंगे? तो कुल मिलाकर ये है कि दलितों को अपना जो है दीपक स्वयं बनना पड़ेगा, और उसके लिए जो है अपना दीपक बनना इतना आसान नहीं है। ये कहना आसान है कि अत्ता दीपो भव, कि अपना दीपक स्वयं बनो, लेकिन अपना दीपक बनने के लिए जो है काफी अध्ययन करना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, बारीकी से देखना पड़ता है। तो इसीलिए जो है ये जो बहुजन समाज आज जो बड़ा खुश हो रहा है कि ऐसा कानून आ गया है। कानून तो आपके पास पता नहीं कब से आ रखे हैं, आपके पास SC/ST एक्ट भी है, जी। क्या आप उसका अब तक फायदा उठा पाए? लेकिन बहुजन समाज की ये समस्या नहीं है आदरणीय नीलम जी। बहुजन समाज की समस्या ये नहीं है कि उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, उसके लिए कानून है या उसके लिए कानून नहीं है, या उन कानूनों को अमलीजामा नहीं बनाया जा रहा है। असली समस्या ये है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने इस समाज के दुख मुसीबतों का अच्छी तरह से विश्लेषण किया, अध्ययन किया और समाधान प्रस्तुत किया, उनका समाधान जो है अभी तक इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने नहीं माना है, नहीं अपनाया है। अभी भी जातिगत शोषण इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यही लोग जो हैं जाति को ढोने का काम कर रहे हैं। और जब तक ये लोग जो हैं दलित बने रहेंगे, SC/ST बने रहेंगे, OBC बने रहेंगे, तो इनको जो है बांटने का काम इसी तरह के कानूनों को लाकर जो है आसानी से किया जा सकता है। सर, जिस तरह से आपने कुमार विश्वास का नाम लिया और उनकी कई वीडियो ऐसी सोशल मीडिया पर हैं, वो कभी मतलब दलितों के साथ में दिखाई नहीं देते, बड़े-बड़े नेताओं के, बड़े-बड़े हिंदू संतों के साथ में, और मंचों से जब वो अपनी बात रखते हैं कविता के माध्यम से, तो वहाँ पर वो लाखों की फीस लेते हैं। और जो उनकी 2 बेटियाँ हैं, एक लंदन से पढ़ी है, जिनकी बच्चियाँ मतलब विदेशों में पढ़ रही हैं और अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ी हैं, वही कह रहे हैं कि तिल लो ताड़ लो राजा, हम तो स्वर्ण हैं, हमारी खाल, मतलब कुछ इस तरह की उनकी जो एक स्टेटमेंट है, ये इस बिल के बाद में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो क्या लगता है जो ये कहते हैं कि हम जातिवाद को नहीं मानते, हम तो समानता स्थापित करना चाहते हैं, और आज वही लोग खुलकर इस बिल के विरोध में आ रहे हैं। तो सर, कुमार विश्वास की जो ये स्टेटमेंट है, जो अपने आप को मानवतावादी वाला कवि कहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए आदरणीय नीलम जी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अपने आप को बहुत ज्यादा मजलूम कहा है, अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है ऐसा कहा है। वो वास्तव में गरीब है, वो वास्तव में बहुत अभागे हैं। अभागा मतलब जिसके पास सोच नहीं है, समझ नहीं है, जिसके पास मनुष्यता को गरिमा प्रदान करने वाली समझ ही ना हो, जो समानता, समता जैसे मूल्यवान सिद्धांतों को ना समझ सकता हो, तो उससे ज्यादा अभागा कौन हो सकता है? आपने बताया कि उनकी बेटियां जो हैं विदेश से पढ़ी हैं, पढ़ रही हैं, तो आर्थिक रूप से तो संपन्नता है, लाखों रुपया लेकर जो है वो क्या नाम है कथाएं करते हैं, तो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है। लेकिन वैचारिक रूप से जो है बहुत गरीब हैं, बहुत अभागे हैं। वास्तव में जो है सरकार को उनकी इस अभागेपन पर जो है जोर देना चाहिए, सोचना चाहिए, और उनके इस अभागेपन को जो है दूर करने के लिए कुछ प्रयास जरूर करना चाहिए। सर, इसी कड़ी में एक परमहंस संत है जो अपने आप को संत कहते हैं, और समय-समय पर उनकी बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट जो कि बेतुकी होती हैं, मानवता विरोधी होती हैं, वो समय-समय पर देखने को, सुनने को मिलती हैं। और पिछले दिनों जब अयोध्या मंदिर का प्रकरण चल रहा था, तो उन्होंने साफ-साफ कहा था और अल्टीमेटम भी दिया सरकार को कि अगर भारत इतने दिन में हिंदू राष्ट्र नहीं होता, तो मैं जल समाधि ले लूँगा। ना तो उन्होंने जल समाधि ली, और ना ही भारत अब तक हिंदू राष्ट्र हुआ है। उसके बाद में फिर कई ऐसे प्रकरण निकल कर आए। 22 प्रतिज्ञाओं का प्रकरण दिल्ली में चला, जब उन्होंने कहा कि जो इस मंत्री की गर्दन काट कर लाएगा, उसको मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा, वो भी नहीं हुआ।
उसके बाद फिर एक बार से तिल मिलाए हैं और अब उन्होंने साफ-साफ कहा है कि अगर इस बिल को सरकार वापस नहीं लेती, तो मैं इच्छा मृत्यु की माँग करता हूँ, राष्ट्रपति मुझे इच्छा मृत्यु की माँग दे। तो सर क्या लगता है आपको कि राष्ट्रपति को अनुमति दे देनी चाहिए ऐसे लोगों को कि इच्छा मृत्यु कर ले? क्योंकि ऐसे लोग मानवता को कहीं न कहीं शर्मसार करते हैं, समाज में जो एक द्वेष का माहौल है वो पैदा करते हैं, भाईचारा बिगाड़ते हैं। देखिए नीलम जी, जब से ये आदरणीय संत महाराज, संत कहना तो इनको बेवकूफ़ी है, ये जो गुंडे मवाली हैं, जब से इन्होंने जो है सरकार के खिलाफ नाराज़गी प्रकट करना शुरू किया है, तब से जो भी चुनाव हुए हैं, मैं जानना चाहूँगा कि इन्होंने वोट किसको दिया है? क्या इन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया है? सोचने वाली बात है। हुँ, अभी अगर सरकार जो है कोई भी कानून ऐसा लेकर आती है जिससे कि वो एससी, एसटी, ओबीसी समाज में फूट डालना चाहती है, उसको लुभाना चाहती है, तो उसका प्रचार भी तो करना ज़रूरी है। उसका प्रचार करने के लिए उसके पास जो गोदी मीडिया है, वो एक प्रचार तंत्र है। उसके अलावा हो हल्ला होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो संत जिन्हें कह रहे हैं आप गुंडे मवाली जो हैं, अब ये जो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इससे बहुत सारे वीडियो इनके वायरल होंगे, बहुत सारा प्रचार होगा, विवाद होगा, द्वंद होगा समाज में जो है और उससे निकल कर ये आएगा कि भई देखो कितनी अच्छी सरकार है, दलितों के लिए कानून लेकर आई। अरे हुँ। इतनी ही अच्छी सरकार है, तो ये सरकार जो है गांधी और अंबेडकर के बीच में हुए उस वार्तालाप को क्यों नहीं समझती है? जब गांधी जी ने बाबा साहेब से कहा था कि बाबा साहेब आपका जो हिंदू धर्म छोड़ने का जो फैसला है, वो ठीक नहीं है, आप उसको वापस ले लो और हिंदू धर्म में रहकर ही इस समाज में इस धर्म में जो है सुधार करने का प्रयास करो। तो बाबा साहेब ने कहा कि ठीक है गांधी जी, ये बात ठीक है, हमें सुधार करना चाहिए और मैं छोड़ना नहीं चाहता हिंदू धर्म को जो है। चलिए आपकी बात को मैं मान लेता हूँ। चलिए सबसे पहले जो है ये जो वर्ण व्यवस्था जो सभी जातियों की जनक है, इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है इस वर्ण व्यवस्था को ही हिंदू धर्म से निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो गांधी जी एकदम तिलमिला उठे कि नहीं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? वर्ण व्यवस्था तो हिंदू धर्म की आत्मा है। तो इसी हुँ। तरह से आज की सरकार पर ये सवाल है कि भई अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप वास्तव में ही दलितों के चिंतक हैं, अगर वास्तव में ही आप जो है ये जो दलित छात्रों के साथ में भेदभाव हो रहा है, तो आप उनको जो है बौद्ध धर्म पढ़ाना शुरू कर दीजिए, हिंदू धर्म को समाप्त कीजिए, हिंदू-मुसलमान का मामला खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का जो आपके लिए जो है बार-बार जो है समस्या खड़ी करते हैं, ये हिंदू संत जो है, वो भी खत्म हो जाएगी। बौद्ध राष्ट्र बन जाएगा तो भारत को पुनः वो गौरव उसको मिल जाएगा और उसके बाद जो है भारत से ज़्यादा सुखी राष्ट्र जो है मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। अपनाइए बौद्ध धर्म को। जी। लेकिन सर लगता नहीं है इस तरह के जब बिल पास होते हैं तो कहीं न कहीं जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो भेदभाव की खाई को पैदा करते हैं और जो मनमाने तरीके से जब स्टूडेंट को चुन-चुन कर उनके साथ में एक तरह से एट्रोसिटी करते हैं और एट्रोसिटी वो हम देख रहे हैं चाहे रोहित वेमुला का केस हो या पायल तडवी का केस हो और भी तमाम इस तरह के केसेज़ हमारे सामने आए हैं। लेकिन जब इस तरह से मजबूती के साथ में इन कानूनों का पालन होगा क्योंकि ज़रूरी है पालन करना क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसकी सार्थकता तभी है जब उसको चलाने वाले अच्छी मानसिकता के होंगे। तो वही बात अब इस कानून पर भी लागू होती है क्योंकि हम देखते हैं कि एकेडमिक एजुकेशन में जितना भी तबका बैठा वो ज़्यादातर सवर्ण समाज से आने वाला है और जो बच्चे वहाँ पर जाते हैं किस तरह से भेदभाव होता है। मतलब रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन इंटरव्यू में उन्हें मतलब 1-1 2-2 नंबर से बाहर कर दिया जाता है। तो मानसिकता का सवाल नहीं लगता सर? देखिए आदरणीय नीलम जी, मैं कभी भी जो है ऊपरी बातों पे भरोसा नहीं करता हूँ। हुँ, मैं समस्या और समस्या की जड़ पर बात करता हूँ। अभी भारत में 131 सांसद तो जो है ये एससी एसटी के हैं। उसके अलावा 48 के आसपास जो है ओबीसी के हैं। माइनॉरिटीज़ के भी 24 के आसपास जो है हैं। तो कुल मिलाकर जो है 200 से ऊपर सांसद जो हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र या फिर भाजपा को, आरएसएस को इस देश की सत्ता में नहीं चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये जो सारे सांसद हैं, ये दलित समाज के नहीं हैं, ये ओबीसी समाज के नहीं हैं। मतलब दलित समाज के हितैषी नहीं है, वफ़ादार नहीं है, ये ओबीसी समाज के वफ़ादार नहीं है। ऐसे ही माइनॉरिटी के साथ में जो सांसद आ रहे हैं, हुँ। वो भी जो है माइनॉरिटी के वफ़ादार नहीं है। ये सभी के सभी जो है, जो साहेब मान्यवर कांशीराम जी ने किताब लिखी थी चमचा युग और बाबा साहेब ने उनको पिट्ठू कहा था, तो ये स्टूजेस कहा था, तो ये वही लोग हैं, चमचा हैं, दलाल हैं, स्टूजेस हैं। तो इसलिए जो है, सबसे पहले जो है, अगर हमें वास्तव में एक राष्ट्र का निर्माण करना है, तो राष्ट्र की भावना को पैदा करना पड़ेगा। हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में राष्ट्र की भावना को पढ़ाया जाना ज़रूरी है। जाति को समाप्त करना ज़रूरी है और जाति जहाँ से उत्पन्न हो रही है,
उस जड़ को काटना बहुत जरूरी है। और ये कहने में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं हो रहा है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। यही वो जड़ है जहां से जातियां उत्पन्न होती हैं। जब जातियां उत्पन्न होती हैं तो जातीय असमानता उत्पन्न होती है, जातीय भेदभाव उत्पन्न होता है। और जब जातीय असमानता और जातीय भेदभाव समाज में अपनी जगह लेता है तो जातीय आधार पर अत्याचार और शोषण भी होने लगता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो साथियों एक बात तो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि भारत में एससी-एसटी एक्ट भी है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाएँ आए दिन हो रही हैं, किस तरह से खुलेआम लोग जाति के आधार पर एक-दूसरे को नीचा दिखाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार, शोषण करते हैं, बहन-बेटियों के तक की इज़्ज़त लूट लेते हैं। और अभी इसी कड़ी में हमने देखा कि जो ये बिल पास हुआ है शिक्षा को लेकर, अब देखना ये है कि ये बिल कितना कारगर साबित होगा और जो लोग इसको चलाने वाले हैं, क्या वो इसको समानता के आधार पर चला पाएँगे या फिर वही उनके दिमाग में समरसता रहेगी और समरसता रहेगी तो जाति रहेगी और जाति रहेगी तो भेदभाव लाज़मी है। तो साथियों मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि अभी जो आदरणीय वकील साहब से मैंने चर्चा की, आप इसको अपने दृष्टिकोण से किस तरह से देखते हैं, समझते हैं और इस बिल का किस तरह से आप समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं?